प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इन दो मानचित्रों को देख रहे हैं और इन दो मानचित्रों को देखकर आपको ये मालूम चल ही गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। पूर्वी और पश्चिमी घाट सामान्यतः भारत के भौतिक विभाजन की हम जब बात करते हैं तो ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण या तटीय क्षेत्र को छोड़ करके जो महत्वपूर्ण और उच्च क्षेत्र होता है उसको सामान्यतः घाट बोलते हैं। ये जो पूर्वी पश्चिमी घाट हैं ये उच्च क्षेत्र हैं जो पूर्व में और अपने कुछ हिस्सों के टूटकर और दूर जाने से और इस प्रकार के एक कटक अथवा स्थलखंड, उच्च स्थलखंड हमारे देश में रह गए। सामान्यतः हम जब दुनिया के बारे में हम समझते हैं कि पेंजिया एक स्थल भाग हुआ करता था और जब उसका विभाजन हुआ तो दक्षिण और उत्तर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो दक्षिण का जो भाग था गोंडवाना लैंड उसके भी धीरे धीरे कई टुकड़े हो गए जो आज ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय पठार, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के रूप में विश्व मानचित्र पर हमें देखने को मिलते हैं। उसी का एक हिस्सा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार था वो भी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के से जुड़ाव था उसका, और कालांतर में ये विघटित हो गया और इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक विशाल जलाशयी क्षेत्र बन गए। चूँकि ये कि पश्चिमी घाट एक भ्रंश के रूप में हमारे सामने विद्यमान है कि इसके पश्चिम में एक भ्रंश घाटी जिसको हम अरब सागर के रूप में कह सकते हैं बन गई, इसलिए उच्च और तीव्र कटक वाले हैं जिनका ढाल बहुत तीव्र है। जैसा कि हम देखेंगे कि ये जो पश्चिमी घाट है और उसका ये पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिम का जो हिस्सा है ये पश्चिम का हिस्सा है, ये पूर्व का हिस्सा है, तो ये अधिक तीव्र कटक वाला है और ये मंद ढाल वाला है। सामान्यतः हम बोलते हैं तीव्र ढाल और मंद ढाल, तीव्र ढाल और मंद ढाल। तो तीव्र ढाल और मंद ढाल में हम देखेंगे कि तीव्र ढाल इधर पश्चिम की तरफ इस ढंग से है और पूरब की तरफ इस ढंग से है। तो इधर से बहने वाली जो नदियां हैं पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ वो एकदम तीव्र गति से बहती हैं और ज़्यादातर प्रपातों का निर्माण करती हैं, अथवा उनके साथ जो पानी बहकर आता है उसमें गाद अवसाद की मात्रा कम होती है क्योंकि ये प्राचीन प्रकार का पर्वतमाला है, इसलिए इसमें अपरदन कम होता है। साथ में इसमें गति बहुत तीव्र होती है, तो अपने साथ लाए गए अवसाद को ये इकट्ठा नहीं कर पाती है, इसलिए पश्चिमी घाट से उतरने वाली नदियों के और डेल्टा नहीं बनते हैं। सामान्यतः हम डेल्टा सबसे परिचित हैं और डेल्टा पूर्वी घाट की तरफ या बंगाल की खाड़ी तरफ गिरने वाली नदियों के ही बनते हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियों के डेल्टा नहीं बनते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि नदियों की तीव्रता, पानी की कमी और कठोर स्थलाकृति की वजह से अपरदन की कमी के फलस्वरूप ये परिणाम हमारे सामने होता है। ढाल की तीव्रता की एक वजह और भी है, परिणाम भी है कि इस
क्षेत्र में डेल्टा ना बन करके और एस्चुरी बनती हैं। ये नाम आपने सुना होगा, एस्चुरी। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। इसमें जब नदी अपने साथ जो अल्प मात्रा में लाया गया गाद अवसाद अथवा हम कह सकते हैं निक्षेप है, जो नदी जब अपने मुहाने पर अथवा सागर में उतरने से पूर्व अल्प मात्रा में जब जमा करती है तो उसको ज्वारीय तरंगें अपने साथ बहा ले जाती हैं और डेल्टा नहीं बन पाता है। ये सामान्यतः पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट की कुछ विशेषताएं थीं। अब हम ये देखें कि पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के दक्षिण में और एक तटीय क्षेत्र में साथ साथ बढ़ने वाली अद्रियर पर्वतमाला है, जो लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई वाला है। 1600 किलोमीटर लंबाई वाला है और ये तापी नदी के मुहाने से कुमारी अंतर्द्वीप तक है। तापी नदी का मुहाना, यहाँ पर आपने नाम सुना ही होगा कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के मध्य में जो नदी बहती है वो है नर्मदा नदी। हम ये देखें कि यहाँ यदि हम विंध्याचल बना लें और इधर सतपुड़ा बना दें तो ये इसको हम इस ढंग से इसको विंध्याचल मान लें और नीचे वाली को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मान लें, तो इन दोनों के बीच से बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण से एक नदी बहती है और उसका नाम है ताप्ती नदी। इन दोनों नदियों का जो दिशा है वो पश्चिम की तरफ है, यानी कि ये ऐसी बड़ी नदियां हैं दो जो कि अरब सागर की तरफ गिरती हैं। सामान्यतः बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होते हुए और अरब सागर की तरफ गिरती हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से और ताप्ती नदी से लेकर के और कुमारी अंतरीप तक जो हिस्सा है ये आपका पश्चिमी घाट कहलाता है, जो तीव्र रूप से उठा हुआ भी है। इसके बाद हम एक दूसरे मानचित्र में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देखें कि इसमें एकदम स्पष्ट रूप से तापी नदी बनी हुई है। ये तापी नदी है और इसमें हमें देखिए तापी नदी यहाँ से लेकर के, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एक कुमारी अंतरीप है। यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट का भी मैंने बताया था कि पश्चिम की तरफ तीव्र ढाल है और पूरब की तरफ मंद ढाल है। एक विशेषता ये भी है कि पश्चिम घाट के पश्चिम से जब मानसून आता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम का जब मानसून आता है, तो चूँकि तीव्र गति से और इधर जैसे ही मानसून भारत की तरफ आगमन करता है तो पश्चिम घाट का पश्चिम जो क्षेत्र है उससे मानसून टकरा कर भारी मात्रा में वर्षा करता है पश्चिम घाट के पश्चिम में। लेकिन जब ये मानसून पश्चिम घाट के पूरब की तरफ आता है तो अपनी आर्द्रता को कम कर देता है, क्योंकि उसमें से वर्षा पहले ही हो चुकी है पश्चिम घाट के पश्चिम में। जब ये पश्चिम घाट के पूरब में उतरता है तो अपनी आर्द्रता में कमी की वजह से और उन्हीं अक्षांशों पर न्यून वर्षा कर पाता है। जैसे इधर पश्चिम घाट के पश्चिम में 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो दूसरी तरफ पश्चिम घाट के पूरब में 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है एक ही अक्षांश पर। ये सब पर्वतीय प्रकार की वर्षा है और पश्चिमी घाट की वजह से ये सब संभव होता है। पश्चिम घाट की तरफ जो बहने वाली जो नदियां हैं उन नदियों की संख्या भी बहुत कम है और हमें देखें कि एक महत्वपूर्ण जो नदी है वो केवल सारावती नदी है, जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, सारावती नदी, जिस पर जोग प्रपात बना हुआ है। लेकिन पूरब की तरफ जो नदियां बहती हैं, चाहे वो गोदावरी है, कृष्णा है, या फिर कावेरी है, वेगाई है, पेरियार है,
इन सब नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट ही है। तो इस प्रकार पश्चिमी घाट न केवल पूर्वी घाट की तरफ अथवा बंगाल की खाड़ी की तरफ अथवा पूर्वी क्षेत्र की तरफ बहने वाली नदियों का उद्गम भी है, दूसरी तरफ पश्चिमी जो घाट है वो एक जल विभाजक का काम भी करता है। वाटर डिवाइडर, जल विभाजक का नाम आपने सुना भी होगा। जल विभाजक एक ऐसा शब्द है जो प्राय उच्च पर्वत शिखरों के लिए काम आता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसात में जल इस ढंग से विभाजित हो जाता है दो दिशाओं में कि एक तरफ भारी वर्षा और दूसरी तरफ कम वर्षा। तो ऐसा ही अभी मैंने आपने को बताया कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, तो पश्चिमी घाट के पूरब में, इधर पूरब में 50 से 60 या 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, 50 से और 100 सेंटीमीटर वर्षा। तो ये बड़ा ही जल विभाजक का काम करता है पश्चिमी घाट। इसके बाद हमें देखेंगे कि यहाँ एक गरसोप्पा या जोग प्रपात है यहाँ कर्नाटक में, और जो लगभग 250 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सारावती नदी पर है। सारावती नदी पर 250 मीटर की ऊंचाई वाला है। ये भारत का महत्वपूर्ण जोग प्रपात है और इस पर पन विद्युत परियोजना भी है, यहाँ बिजली बन रही है। कुछ पर्वत शिखर भी पश्चिमी घाट पर हैं, जिनमें हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र पर्वत, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, कलसूबाई, सलहर, कलसूबाई और सलहर, ये महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं पश्चिमी घाट के। इसके अतिरिक्त कुछ दर्रे भी हैं पश्चिमी घाट में, जब इसको मैं और थोड़ा जूम करके आपको बताऊंगा कि आप ये देख रहे हैं कि ये भोर घाट है और ऊपर इसकी थाल घाट है। इसी प्रकार पाल घाट है, दक्षिण में पाल घाट। ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो हमें देखते हैं कि थाल घाट जो सबसे उत्तर में है वो नासिक से और NH3 को जोड़ता है, और इसके बाद जो भोर घाट है इसके दक्षिण में वो पुणे को जोड़ता है और पुणे से अन्य दूसरे शहर जुड़ते हैं, यानी कि ये दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके बाद तीसरा जो दर्रा है पाल घाट, और पाल घाट केरल के जो कोच्चि आदि शहर हैं, कोच्चि, कोझिकोड, इनको इधर तमिलनाडु के और कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है। इधर इधर कोच्चि, जो उसका नाम कोचीन भी है, कोच्चि, कोझिकोड शहरों को और कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ये सामान्यतः इसकी घाट अथवा दर्रे कहा जाते हैं। इसके बाद हमें देखेंगे कि कुछ अन्य पर्वत चोटियाँ भी हैं, जिनमें कर्नाटक में कुद्रेमुख, कर्नाटक में कुद्रेमुख पर्वत चोटी बहुत ही प्रमुख है, कुद्रेमुख, और पुष्पगिरी, पुष्पगिरी दो चोटियाँ हैं। इसके बाद जब ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का इधर से और मिलन होता है यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ियों में, यहीं पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है दोदा बेटा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नीलगिरी, नीलगिरी आपको दिखाई दे रहा है, नीलगिरी, नीलगिरी के पास में ही, और ये आपको दूसरा दिखाई देगा, ये दोदा बेटा है। तो दोदा बेटा सर्वाधिक ऊंचाई वाला नीलगिरी के पास पर्वत श्रेणी है और इसकी 2600 और 37 मीटर ऊंचाई है दोदा बेटा पर्वत की। यहाँ पर ज़्यादातर दक्षिण में या नीलगिरी के आसपास चर्नोकाइट प्रकार की शैलें मिलती हैं। इसके बाद हमें देखेंगे कि नीचे जब हम बढ़ते हैं इसके, तो तमिलनाडु को केरल से जो जोड़ने वाला जो दर्रा है ये पाल घाट,
जो अभी आपको मैंने बताया था, ये पाल घाट। और पाल घाट से हम जब दक्षिण में जाते हैं तो एक और ऊंची, जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है, वो है अनाईमुड़ी की चोटी। ये अनाईमुड़ी आपको दिख भी रहा है, आप ये देखेंगे यहाँ, अनाईमुड़ी की चोटी, या इससे इस प्रकार से हम देखेंगे, अनाईमुड़ी की चोटी, अनाईमुड़ी की। और ये 2695 मीटर ऊंचाई वाली है। तो पश्चिमी घाट की तरफ देखेंगे कि दो चोटियाँ सर्वाधिक ऊंचाई वाली हैं, जिनको हम देखें कि ये अभी आपने देखा कि दोदा बेटा, और दूसरी थी आपकी अनाईमुड़ी। ये 2600 और 37, 2637 और ये 2695 मीटर ऊंचाई वाली थी। तो इस प्रकार अनाईमुड़ी सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटी है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ की दक्षिण में, इधर दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ अन्य पर्वत चोटियाँ आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्डमम आपको दिख रहा है, कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जैसे हम नीलगिरी से दक्षिण बढ़ते हैं, पालनी हिल्स, यहाँ पर पालनी हिल्स आ जाती हैं, और यहाँ पालनी हिल्स, और इधर दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम ये आपको लिखा हुआ है, ये इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। यहाँ सामान्यतः और उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। दक्षिण में उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु, इसलिए यहाँ जो इस जलवायु में जो महत्वपूर्ण वनस्पति है, जो बहुत ही मजबूत या कठोर प्रकार की लकड़ी वाली होती है, उनमें आपका सागौन, एबोनी जिसको आबनूस बोलते हैं, और रोजवुड, ये इस प्रकार की वनस्पति की प्रजातियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त ये इस क्षेत्र में, या कहें कार्डमम या पालनी या नीलगिरी क्षेत्र में, सर्वाधिक मात्रा में मसाले की पैदावार होती है इस क्षेत्र में, और जिनमें चाय, कॉफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सिनकोना, ये रबर भी होती, सिनकोना, ये महत्वपूर्ण मसाले आदि क्षेत्र है। इसके बाद हमें देखेंगे कि यहाँ जो नीलगिरी के पास जब मिलन होता है पूर्वी घाट का, इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ ये पश्चिमी घाट आ रहा है, इधर से ये पूर्वी घाट आ रहा है। हम ये दूसरे कलर से दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। यहाँ ये पूर्वी घाट आ रहा है, ये पूर्वी घाट, और इधर आपका पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट। इस प्रकार दो प्रकार के कलरों से देखेंगे। तो पूर्वी घाट हम देखेंगे कि पूर्वी घाट ये दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा है, दक्कन का पठार है, उसकी पूर्वी सीमा है दक्कन के पठार की। और यहाँ की जो औसत ऊंचाई है वो प्राय 1100 मीटर के आसपास है, और महानदी और गोदावरी के बीच में इसमें ज़्यादातर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं। और आप यहाँ उत्तर में सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वतमालाएं सामान्यतः देखने को मिलती हैं, जिनमें आपका महेंद्रगिरी महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। निमालगिरी और महेंद्रगिरी दो पर्वतमाला हैं, निमालगिरी और महेंद्रगिरी। यहाँ जो प्रमुख चट्टानें हैं वो खोंडलाट और चर्नोकाट प्रकार की हैं, और अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें सेरेरू और लिंगुया और पामसारा, नागावल्ली कुछ पर्वत श्रेणियाँ। आगे हम चलते हैं कि कृष्णा और चेन्नई के जो मध्य है वो इन पूर्वी घाट को, यानी कृष्णा नदी से लेकर के यहाँ और चेन्नई तक जो है, इनको सामान्यतः और कोंडाबिंडु पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कोंडाबिंडु पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमें देखेंगे कि जो यहाँ
इस पर्वत से शिखरों को देखें या पहाड़ी क्षेत्रों को देखें तो पश्चिमी घाट की तुलना में ये चौड़े हैं, विषम हैं और कटे छटे हैं। पश्चिमी घाट सामान्यतः एक अनवरत रूप से विस्तृत है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा चौड़ा, कहीं कम है, कहीं कटा फटा है। विभिन्न नदियों के ने जैसे गोदावरी और कृष्णा नदियों ने इसको काट भी दिया है। इसलिए इसके बाद हम देखेंगे सलेम और कोयम्बटूर जनपदों में और कुछ अन्य इसकी पूर्वी घाट की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनमें जावेदी और सेवरा। यहाँ पर इस एरिया में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियाँ हैं, जावेदी और सेवरा, ये दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। आपको दूसरे मानचित्र में हम ले चलें और आप दूसरे मानचित्र में आप देखेंगे कि पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं अन्य जो टुकड़ों में हैं काट छाँटने के बाद जो नल्लामाला, इसके बाद आप दूसरी देखेंगे जावेदी, इसके बाद आप ये देखेंगे जावेदी में ये जावेदी, और इसके बाद आप देखेंगे तीसरी इसके दक्षिण में सेवरा। ये पूर्वी घाट के ही अंदर आने वाली और पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इस प्रकार हमें देखेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों ही भारत की दक्षिणी तटवर्तीय के सीमाई क्षेत्र विकसित किए हुए हैं और इन दोनों ही क्षेत्रों से और भारत की असंख्य खनिज निकलते हैं। साथ में इनके द्वारा लाई जाने वाली या इनसे उद्गम होने वाली नदियों के माध्यम से और विशाल तटीय मैदान बन गए हैं। इसमें हम ये देखेंगे इस मानचित्र में कि जो आपको ये हिस्सा इन घाटों के और इधर पूर्वी घाट के पूर्व में जो दिखाई दे रहा है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट पॉइंट वाला हिस्सा ये मैदानी क्षेत्र है। तो इनकी तरफ से आने वाली नदियों ने जब जमाव किए हैं तो इनके फलस्वरूप मैदानों का निर्माण भी हुआ है। तटीय मैदान इनको बोलते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अध्ययन किया और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।